डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। सो ये पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बाउंड चार्जेस के बारे में, जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में देखते हैं। बाउंड चार्जेस आपके पास दो टाइप के होते हैं जो मूव नहीं करते हैं। एक होते हैं पोलर और एक होते हैं आपके पास नॉन पोलर। ये दो टाइप के बाउंड चार्जेस होते हैं, एक पोलर बाउंड चार्ज और एक नॉन पोलर बाउंड चार्ज। नाउ डिफरेंस क्या है ये दोनों चार्जेस में? नाउ पोलर चार्जेस का मतलब है सेंटर of positive and negative charge do not coincide and they have permanent dipole moment। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का एग्जांपल लेते हैं, या H2O का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास वही बेस्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लस -2 डेल्टा का चार्ज है, मतलब ये रहा आपके पास सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर आपके पास क्या है, H2O में प्लस डेल्टा, तो ये आपके पास रहा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगर आप H2O को हटा दें, यू कैन रिप्लेस यहाँ पर -2 डेल्टा एंड +2 डेल्टा, एंड इसका डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सो H2O इज योर पोलर मॉलिक्यूल। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स के, बट ये बाउंड चार्जेस है, इसमें आपके पास ये छोड़कर नहीं जाएगा, मूव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं ऑक्सीजन का मूड हुआ, हाइड्रोजन का मूड हुआ तो छोड़कर चला गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो ये कभी नहीं होगा, राइट। बट हाँ, ऐसा होगा कि आपके पास जो पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर उधर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ये खुद अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, राइट। पर कभी टूटेंगे नहीं। टूटने का एक कंडीशन है, वो हम बाद में देखेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में। तो ये टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसका वन ऑफ द एग्जांपल इज H2O, दूसरा एग्जांपल आपके पास NH3 है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका दिस अमोनिया, इट इज़ ऑल्सो पोलर, राइट। नाउ नॉन पोलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। एग्जाम्पल H2 and they have zero dipole moment। एग्जाम्पल हो गया O2। अब जब ऑक्सीजन का बनाओगे, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, ये रहा आपके पास उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो है उसका न्यूक्लियस, और नेगेटिव चार्ज आपके पास कहाँ पर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, ये कोइंसाइड कर रहा है, बस ख़त्म। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है
एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ पर है, यहीं पर ही है। तो ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नाउ आपके पास जितने भी बाउंड चार्जेस है, मैंने इसका एग्जांपल दिया, इंसुलेटर्स होते हैं, और आपके पास यही सारे इंसुलेटर्स को आप क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इन सभी इंसुलेटर्स को डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, राइट। इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दिस बिहेवियर ऑफ दिस डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। बिहेवियर of dielectrics in external field। नाउ इसका बिहेवियर कैसे दिखाई देगा। अब ये पहला हम लोग देखेंगे कि हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा। पोलर नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। मान के चलो अपने पास ये कंटेनर, एक एलिमेंट है, इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ में, ये नॉन पोलर है। इसके पास पहले कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, समझना जो बता रहा हूँ, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स दिया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स दिया है, राइट, और इस कंटेनर को रखा है, तो नेगेटिव चार्ज विल मूव टूवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज इज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस इस तरीके से हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे ये लोग। ये हो जाएगा आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये रीअरेंज हो गए, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो गए। तो आप ये वाला साइड देखो, ये वाला साइड आपके पास पार्शियली नेगेटिव हो गया, मतलब उतना नहीं जितना हो सकता है, सारा तो नहीं हुआ। तो ये हो गया माइनस सिग्मा, इस साइड की चार्ज डेंसिटी, और ये वाला साइड देखो आपके पास, ये वाला साइड पार्शियली पॉजिटिव हो गया, प्लस सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी। मतलब राइट नाउ देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट, इस डायरेक्शन में आपके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट है। मतलब एज सुन एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर सब्सटेंस इज केप्ट इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर उसका एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। उससे पहले यहाँ पर ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, और जैसे ही आपने उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उसका डाइपोल मोमेंट कहाँ जाता है। वैसे तो इसका नॉन पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, स्टार्टिंग से ज़ीरो होता है, उसका कोई पर्सनल डाइपोल मोमेंट होता नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल वाइज डाइपोल मोमेंट होता नहीं है। बट जैसे ही आप क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हर मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, हर मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट आ जाता है, हर मॉलिक्यूल का, हर मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, राइट। नाउ हम लोग अभी जो पढ़ेंगे, राइट, दिस thus the extent of strength of dipole moment depends linearly
ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जितना ज़्यादा आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या क्रिएट होगा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा सेपरेट हो जाए। यहाँ पर तो मैं 6 बनाया हूँ, 6 का 6 सेपरेट हो गया है, बट मान के चलो 12 है और फील्ड कम है तो 12 में से 4 या 5 सेपरेट होगा, फील्ड और बढ़ाया 6-7 सेपरेट होगा। तो फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर लीनियरली डिपेंड करता है। सो दिस एलिमेंट्स हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, दिस एलिमेंट्स whose dipole moment depends linearly on external electric field is called linearly isotropic dielectrics। तो अगर लीनियरली हम यही पढ़ेंगे, हम लीनियरली डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, जिसका डाइपोल मोमेंट लीनियरली किसके साथ डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। मोर इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इज़ द डाइपोल मोमेंट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये तो हो गया नॉन पोलर एलिमेंट। इसमें तो पहले ही डाइपोल मोमेंट था नहीं, डाइपोल मोमेंट ओरिजिनेट हुआ, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में डाइपोल मोमेंट ओरिजिनेट हुआ। नाउ इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स बी, अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूंगा, उसमें तो पहले से ही इसमें तो पहले से क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स का खुद का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इसका मतलब ये है, आप बोलेंगे सर क्या वो इनिशियली उसमें नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, क्या उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ग्लास ऑफ पानी रख देंगे तो उसके सराउंडिंग में फील्ड आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट है मतलब फील्ड है, इसका मतलब नहीं एक ग्लास ऑफ पानी रख देंगे और उस पानी के चारों तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, फील्ड आ जाएगा। नहीं, फील्ड नहीं आने वाला है चारों तरफ, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। मतलब अगर मान के चलो आपने यहाँ पर पानी रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, तो उसके मॉलिक्यूल्स, उस वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाए। जैसे वाटर का ये माइनस प्लस, ये कुछ इस तरीके, इनके पास परमानेंट पहले से ही डाइपोल मोमेंट था, कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ऐसा कुछ। देखो मतलब मैं आपको इसका डाइपोल मोमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में दिस बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। देखो इस केस में डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल is not zero, but because of thermal agitation molecules are aligned in such a way that dipole moment of entire system is zero। और ये टोटल स्टोरी किस में है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो
यहाँ पर आपके पास दोनों ही केस में, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर, पोलर में आपके पास क्या था, इसका खुद का डाइपोल मोमेंट तो था ही नहीं, तो वैसे ही ज़ीरो था। इसका खुद का डाइपोल मोमेंट है, पर बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन इक्विलिब्रियम में आने के लिए, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या थर्मल एजिटेशन, दो रीज़न है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हुआ या थर्मल एजिटेशन हुआ, ये दोनों रीज़न की वजह से डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, राइट। दोनों ही केस में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, अगर इसमें आपके पास क्या आ जाती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के देखते हैं। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वापस से रीअरेंज होते हैं। मॉलिक्यूल्स वापस से रीअरेंजमेंट करते हैं। ये सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो ये मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, फोर्स करती है रीअरेंज होने के लिए। तो आपके पास यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स, ये स्ट्रेंथ ऑफ के ऊपर, जैसे माइनस प्लस 100% अलाइनमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ, ऐसा डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स सारे अलाइन होंगे, 100% अलाइनमेंट नहीं होगा, ज़्यादा आपके पास फील्ड होगा तो ये अलाइनमेंट करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये वाला साइड आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, एंड ये वाला साइड वही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो सिस्टम का एक नेट डाइपोल मोमेंट आ गया है, पूरे सिस्टम का एक नेट डाइपोल मोमेंट आ गया है। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ external field, system have net dipole moment। मतलब चाहे आप पोलर के बारे में बात करो चाहे नॉन पोलर के बारे में बात करो, दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बिहेवियर है, जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं है आपके पास, ना इसमें कोई डाइपोल मोमेंट है ना इसमें कोई डाइपोल मोमेंट है। याद रहे, डाइपोल मोमेंट नहीं है तो फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं है। इसका मतलब अगर एक ग्लास ऑफ वाटर अगर आप रखेंगे जो कि पोलर है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, पर एंटायर सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या है, ज़ीरो है, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, राइट। पर जैसे ही उन दोनों को आप एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे तो वो अलाइन हो जाएंगे, और जैसे ही अलाइन हो जाएंगे तो सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। दोनों ही केस में आप देख रहे हैं, राइट। और हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के बारे में ही पढ़ेंगे। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो, राइट। तो नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? ये जो आपके पास फेनोमेना हुआ, चार्जेस को सेपरेट करना या डाइलेक्ट्रिक्स के दो पोल्स क्रिएट करना, this term is called, this is called polarization. Polarization is the phenomena of creating two poles inside a
dielectric and the strength of polarization इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट नहीं है, डाइपोल मोमेंट के साथ कंफ्यूज मत होना, कैपिटल P है। द स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन, मैं इसको हमेशा अलग कलर से लिखूंगा, येलो कलर से लिखूंगा, याद रहे। द स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स, द स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन इज गिवन बाय डाइपोल मोमेंट per unit volume of dielectric। तो आपके पास पोलराइजेशन इज गिवन बाय डाइपोल मोमेंट स्मॉल p पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब अगर आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, डिस्टेंस D है, तो यहाँ पर वॉल्यूम को आप क्या बोल सकते हैं, A इंटू डी। एंड यहाँ पर मान के चलो आपने इसको किस में रखा है, एक एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखा हुआ है, इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक चार्ज इंड्यूस्ड होगा। लेट दिस चार्ज बी माइनस सिग्मा पी, यह है प्लस सिग्मा पी, राइट। या आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चार्ज इंक्लूज हुआ तो डाइपोल मोमेंट आपके पास इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी या प्लस सिग्मा पी। टोटल चार्ज इक्वल्स सिग्मा पी इंटू ए और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी डिवाइडेड बाय ए इंटू डी। तो डाइपोल मोमेंट जनरली इस केस में, या पोलराइजेशन जनरली इस केस में, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, सिग्मा पी के साथ बराबर आ रही है पोलराइजेशन की वैल्यू, राइट। तो जो ये जो फेनोमेना है सेपरेट करने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं इसी चीज़ को। और इसकी वैल्यू इतनी आ रही है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक के बारे में अब आगे देखेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन फील्ड। जो हमने पढ़ा था, एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, राइट, यहाँ पर पूरे मीडियम में एक डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ से R डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पर फील्ड कितना है, तो आप बोलेंगे सर फील्ड एट A इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/R²। ये जो एक्स्ट्रा K आ रहा है, ये फील्ड को जो कम कर रहा है, मैं ये बात प्रूव करूँगा कि ये इफ़ेक्ट, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो बाय K नहीं आता। तो ये इफ़ेक्ट कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको ये बात प्रूव किया जाएगा। सो लेट्स सी, अगर हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल फील्ड E0 है यूनिफॉर्म फील्ड में, जिसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे। दिस इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं हम लोग। लेट दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रखा है। तो हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड E0 थी, पहले E0 थी। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखा गया, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है,
एक माइनस सिग्मा पी का इस साइड पे जनरेट हुआ है और यहाँ पर किसका जनरेट हुआ है, प्लस सिग्मा पी। तो बिकॉज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक देर इज ए क्रिएशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में पीछे की तरफ क्रिएशन हुआ है बिकॉज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, पीछे की तरफ क्रिएशन हुआ है। तो अंदर में आपके पास पूरा क्रिएशन का स्टोरी बताते हैं। अंदर में आपके पास पहले ये वाली फील्ड थी ई नॉट, यहाँ पर ई पी जनरेट हुआ, तो आपके पास नेट फील्ड अंदर में क्या होगी, अंदर में नेट फील्ड E इक्वल्स ई नॉट माइनस ई पी, यही तो होगी। मतलब नेट फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड, यही तो होता है। यहाँ पर ऊपर में हम लोगों ने देखा था, जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक आया नेट फील्ड इज रिड्यूस्ड बाय k टाइम्स, यही हमको प्रूव करना है और यही हमको दिखाने का है। लेट्स सी। तो जब आपके पास ये वाला पार्ट आता है, आप ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू आपको पता है, ई नॉट इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई भी ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नाउ ई पी इक्वल्स सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है। तो यहाँ पर आपके पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अपने पास E है, नेट फील्ड E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले गया, E इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो सिग्मा पी को इधर ले आया, सिग्मा माइनस एप्सिलॉन नॉट E, ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास। और सिग्मा पी आपके पास क्या होता है, मैंने आपको ये बात लास्ट पार्ट में बताया है। सिग्मा पी आपके पास किसके साथ बरोबर होता है, पोलराइजेशन के साथ बरोबर होता है, पोलराइजेशन वेक्टर के साथ बरोबर होता है सिग्मा पी, इट इज इक्वल्स सिग्मा पी, राइट। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, पोलराइजेशन इक्वल्स सिग्मा माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, ये होता है आपके पास, ये हो गया आपके पास पोलराइजेशन वाला टर्म, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा समझेंगे सिग्मा के बारे में। बात करने से पहले हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या मैं सिग्मा को ई नॉट एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली बोल सकता हूँ। या सिग्मा को हम लोग जब ई नॉट एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, या ई एप्सिलॉन, यहाँ पर ई एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। देखो, बिकॉज ई कैन बी रिटन एज, सिग्मा का पार्ट छोड़ो, ई कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, कोई भी मीडियम का परमिटिविटी, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आप बोल सकते हैं। यही तो बोलते हैं, यही तो प्रूफ करना है, के एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पर पोलराइजेशन टर्म का वैल्यू देखो, पी वेक्टर इज गिवन बाय, सिग्मा के जगह मैं लिख रहा हूँ ई के एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहाँ पर टर्म देखो क्या हो गया, मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ई कॉमन आ गया, के माइनस 1, ये हो गया पोलराइजेशन के साथ बरोबर। टर्म का मतलब समझो। अब देखो, इफ के फॉर कंडक्टर के इक्वल्स इन्फानाइट, मतलब इसमें इन्फानाइट पोलराइजेशन हो सकता है, इसमें इन्फानाइट पोलराइजेशन हो सकता है। फॉर के इक्वल्स 1 देयर इज नो पोलराइजेशन, फॉर
के इक्वल्स 1, पोलराइजेशन 0, मतलब वैक्यूम में कोई पोलराइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, E की वैल्यू क्या हो गई, E इक्वल्स पोलराइजेशन बाय एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1। तो ये जो पोलराइजेशन का टर्म आया, यहाँ आपको समझाता हूँ, एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 इंटू ई, ये टर्म का नाम होता है ज़ाई ई, जिसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। इस टर्म का नाम होता है आपके पास क्या, ससेप्टिबिलिटी होता है। ज़ाई ई इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1। तो हम जब भी पोलराइजेशन वेक्टर लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ज़ाई ई इंटू ई, जो मैंने आपको बताया था, लीनियरली आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। सी, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। यही तो मैंने बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि डाइपोल मोमेंट स्मॉल p, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर, एंड आपको अभी अभी पढ़ाया है पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर प्रूव हो गया लीनियरली आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। तो आपके पास जब भी आपके पास यहाँ पर मटेरियल होता है, यहाँ पर एक मटेरियल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में रिड्यूस होनी ही होनी है। ये मैंने प्रूफ किया। क्यों रिड्यूस होनी है? बिकॉज आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूव्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस होगी, उससे मैंने आपको पोलराइजेशन का ये कंसेप्ट बता दिया है। क्या आया? पोलराइजेशन इक्वल्स आई इंटू ई, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसका मतलब क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is enough to break the bonds of bound charged molecules, the insulating material becomes conductor and begins to conduct charges. This situation is called dielectric breakdown. अब समझेंगे इसका मतलब। अब पानी का जब आप क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हैं हम लोग, माइनस प्लस ऐसे करके, माइनस प्लस ऐसे करके रखे हुए हैं, राइट। जैसे ही यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, इधर इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो क्या होगा? जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो फील्ड नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगाएगा। ये तो ट्रू है,
मतलब ये चार्जेस को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, बट इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है इन दोनों को पकड़ के रखेगा। इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। ये इसको खींचना स्टार्ट करेंगे, ये आपके पास ये एक दूसरे को खींचना स्टार्ट करेगा। मतलब सबका एक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। दिस इज फोर्स ड्यू टू एफ ड्यू टू फील्ड, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आपने क्या किया है, ये फोर्स को बढ़ाया है, ये वाला फोर्स को बढ़ाया। जब ये वाला फोर्स को बढ़ाया तो ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा। ये बोलेगा ठीक है आप बढ़ा रहे हैं हम भी बढ़ेंगे, तो इसको भी बढ़ाया गया, ये भी अपने आप बढ़ा। आपने इसको और बढ़ाया, ये और बढ़ा बैलेंस करने के लिए, पर इसकी लिमिट होती है और तो बढ़ता नहीं जाएगा। तो जब आपने इसको एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाया, ये बोला कि भाई हम और बढ़ नहीं सकते, हम इतना ही बढ़ सकते हैं। जब आपके पास फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये बॉन्ड टूट जाएगा। मीन्स व्हेन फोर्स ड्यू टू फील्ड is greater than force between atoms, bond breaks। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया, नाउ these are फ्री चार्जेस। पहले तो बाउंड थे, अब ये क्या हो गए, फ्री चार्जेस हो गया। और जब ये फ्री चार्जेस हो गया तब ये क्या करेंगे, ये अपने आप मूव करने लग जाएंगे। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, राइट। तो एग्जाम्पल आपको डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का क्या दूंगा, लाइटनिंग दूंगा, राइट। लाइटनिंग में क्या होता है, आपके पास ये अर्थ है एंड यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, राइट, पेड़ है, ऐसा सब कुछ है, और यहाँ पर क्लाउड है। बिकॉज ऑफ एयर, जो एयर यहाँ पर ज़मीन के आसपास जो एयर जो बहुत स्पीड से चलती है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस डेवलप होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होता है और यहाँ पर बहुत हाई नेगेटिव चार्जेस डेवलप होता है। तो देयर इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड set up between ground and cloud, right? There is a dielectric breakdown of air। जैसा बोलते हैं ना, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या करेगा, एयर भी कंडक्टिंग हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के लिए बेसिकली वो फॉर एयर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर dielectric breakdown is 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एयर का क्या हो जाता है, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में जब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, एयर भी क्या हो जाता है, कंडक्टिंग हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, एयर बिकम्स कंडक्टिंग। और जैसे ही एयर कंडक्टिंग हो जाता है, ये चार्ज जो इधर डेवलप हुआ है वो इधर से इधर फ्लो करता है। दिस इज लाइटनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर। सबकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, एक बार वो ब्रेकडाउन हो जाए उसके बाद आपके पास वो मीडियम क्या बन जाता है, कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है।